नमस्कार। भारत की भूगर्भिक चट्टानों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। भारत में अलग अलग समय काल में अलग अलग चट्टानों का निर्माण हुआ है। मुख्यतः भारत में 6 तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। चट्टानों का क्रम आपके सामने लिखा है। सबसे पहला है आर्कियन चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें और दक्कन ट्रैप। जिस क्रम में चट्टानें लिखी हुई हैं, इसी क्रम में इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। सबसे पहले आर्कियन चट्टानों का निर्माण हुआ है। पृथ्वी के निर्माण के बाद लावा के ठंडे होने से जिन चट्टानों का निर्माण हुआ, मतलब पृथ्वी के ठंडा होने के बाद सबसे पहले जिन चट्टानों का निर्माण हुआ, उन्हें आर्कियन चट्टानें कहा जाता है। उन्हें आर्कियन चट्टानें कहा जाता है। बस आर्कियन चट्टानों के बारे में इतना ही पढ़ना है। एक लाइन लिखनी है कि पृथ्वी पर सबसे पुरानी चट्टानें जो निर्माण जिनका हुआ है वो आर्कियन चट्टानें हैं। आर्कियन चट्टानें खत्म यहीं पर। उसके बाद दूसरा हेडिंग डालेंगे आप, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये 5 तरह की चट्टानें क्रमशः मैंने आपको मैप में दिखाई हुई है। इन चट्टानों के नाम के आगे जिस तरह का मैंने सिंबल बनाया हुआ है, उन्हीं सिंबल से मैंने भारत के मानचित्र में चट्टानों को दर्शाया है। इन चट्टानों को आप भारत के मानचित्र पर देखिए, और अगर आपने मानचित्र का ठीक से अध्ययन किया है, अभी तक आपने ठीक से मैप को रीडिंग की है, तो आपको किसी भी राज्य को याद करने की जरूरत नहीं होगी। आप मैप में देखेंगे और आपको राज्य समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा क्षेत्र है। अब यहाँ पर अगर आपसे महाराष्ट्र कहा जाएगा तो महाराष्ट्र आप ऊपर तो देखेंगे नहीं, महाराष्ट्र आप देखेंगे इस तट के पास में, पश्चिमी तट के पास में। जब आपसे तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश कहा जाएगा तो तमिलनाडु आप गुजरात के पास तो नहीं देखेंगे, तमिलनाडु इधर देखेंगे और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु को ऊपर देखेंगे। तो इस तरह से अगर आपने मैप को अध्ययन किया है, ठीक से मानचित्र को अध्ययन किया है, तो चट्टानों का क्रम आप आसानी से याद कर लेंगे। किस क्षेत्र में ये चट्टानें पाई जाती हैं, इसको आप आसानी से याद कर लेंगे। तो दूसरा हेडिंग है आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानों को मैंने रेड कलर के मार्कर से दिखाया है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों को रेड कलर के मार्कर से मैंने दिखाया है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें भारत में मुख्य रूप से कर्नाटक और अरावली क्षेत्र में पाई जाती हैं। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर इन चट्टानों का नाम धारवाड़ क्रम की चट्टानें रखा गया है। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर इन चट्टानों का नाम धारवाड़ क्रम की चट्टानें रखा गया है। आर्कियन चट्टानों के बाद दूसरे नंबर पर धारवाड़ क्रम की चट्टानों का ही निर्माण हुआ है। धात्विक खनिजों की दृष्टि से ये चट्टानें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। धात्विक खनिजों की दृष्टि से खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, धात्विक और अधात्विक। मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। वैसे तो पेट्रोलियम खनिज भी होते हैं, लेकिन मुख्यतः धात्विक और अधात्विक। तो धात्विक खनिजों की दृष्टि से धारवाड़ क्रम की चट्टानें बहुत ही प्रमुख हैं भारत के लिए। मुख्यतः कौन कौन से इसमें धात्विक खनिज पाए जाते हैं, यहाँ पर नोट कर लीजिए आप कौन कौन से धात्विक खनिज पाए जाते हैं। लोहा, मैग्नीज, सोना, कॉपर, जस्ता, टंगस्टन और क्रोमियम। इतने तरह के खनिज धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। लोहा, सोना, मैग्नीज के लिए ये चट्टानें जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें कर्नाटक में पाई जाती हैं, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कॉपर और जस्ता के लिए अरावली की चट्टानें भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, जो सबसे पुरानी चट्टानों में भी शामिल है। अरावली की चट्टानों में मुख्य रूप से कॉपर और जस्ता पाया जाता है। टंगस्टन और क्रोमियम भी इन्हीं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में
पाया जाता है। भारत में जिन कोलार और हट्टी की खानों से सोने का उत्खनन किया जाता है, सोने को निकाला जाता है, सोना, गोल्ड, कौन कौन सी खाने? कोलार और हट्टी की खाने, वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही शामिल है। कर्नाटका में धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही शामिल है कोलार और हट्टी की खाने, जहां से सोना निकाला जाता है। हालांकि यूपी के सोनभद्र में भी अब सोने की खानों के भंडार मिले हैं, सोने के काफी बड़े भंडार मिले हैं, और अनुमान लगाया कि बहुत बड़ी मात्रा में यूपी के सोनभद्र में सोना मिल जाएगा। लेकिन अभी उसकी कोई भी ऑथेंटिक न्यूज नहीं आई है सामने कि कितना सोना मिलेगा। अभी कितना सोना मिलेगा इस बात की कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद तीसरा नंबर है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। समय काल के अनुसार तीसरे नंबर पर कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। कुड़प्पा आंध्र प्रदेश में एक जिला है। इस जिले के नाम पर इन चट्टानों का नाम कुड़प्पा क्रम की चट्टान रखा गया है, और ये हरे मार्कर से लाइनिंग के साथ बनाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मुख्यतः कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद चौथे नंबर पर है विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें मुख्यतः विंध्याचल पर्वत के आसपास पाई जाती हैं। विंध्याचल पर्वत कहाँ पर पाया जाता है? विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में है। विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में, विंध्याचल पर्वत के नीचे नर्मदा नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी के नीचे सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा के नीचे तापी नदी घाटी। तो विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और विंध्याचल पर्वत के आसपास विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानों में मुख्यतः भवन निर्माण सामग्री बहुतायत से पाई जाती है। भवन निर्माण सामग्री जो होती है वो विंध्यन क्रम की चट्टानों में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों में मुख्य रूप से भवन निर्माण सामग्री पाई जाती है। भवन निर्माण सामग्री क्या क्या होती है? चूना हो गया, बालू हो गया, संगमरमर, इंग्लिश में चूना पत्थर को बोला जाता है लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, मार्बल, ये तीनों मुख्य रूप से विंध्यन क्रम की चट्टानों में मिलता है। मुख्य रूप से विंध्यन क्रम की चट्टानों में मिलता है। मध्य प्रदेश में पन्ना की खान है। पन्ना की खान कहाँ पर है? विंध्यन क्रम की चट्टानों में ही है। पन्ना की खान से मुख्य रूप से हीरे का उत्खनन किया जाता है। भारत में हीरा कहाँ पाया जाता है? भारत में हीरा कहाँ पाया जाता है? हीरा पन्ना की खान में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पन्ना की खान किस चट्टानों के अंतर्गत आती है? विंध्यन क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आती है। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों में पन्ना की खान से हीरा निकाला जाता है। भारत में जो कोहिनूर हीरा मिला था, कोहिनूर हीरा, जिसे शाहजहां ने अपने तख्त ए ताउस या फिर मयूर सिंहासन में जड़वाया था, जिसे नादिर शाह, एक अफगान आक्रमणकारी, मयूर सिंहासन को अपने साथ ले गया था। वो कोहिनूर हीरा कहां से मिला था? वो कोहिनूर हीरा पन्ना की खान से नहीं मिला था। वो कोहिनूर हीरा मिला था गोलकुंडा की खान से, और गोलकुंडा की खान आंध्र प्रदेश में है, जो कुड़प्पा क्रम की चट्टान है। उन्हीं कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का कुछ भाग विंध्यन क्रम की चट्टानों में परिवर्तित है। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के साथ साथ विंध्यन क्रम की चट्टानें भी पाई जाती हैं। ये देखिए ब्लू कलर से हमने जैसे यहाँ पर डॉट बनाए हुए हैं, जैसे यहाँ ब्लू कलर के सर्किल बनाए हुए हैं। एक मिनट आपको दिखा देते हैं। ये जो ब्लू कलर के सर्किल बनाए हुए हैं, ये विंध्यन क्रम की चट्टानें, और यहाँ पर भी कुछ छोटे छोटे सर्किल बने हुए हैं, ये विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। और इसके आसपास का जो क्षेत्र है, विंध्यन क्रम की चट्टानों के आसपास ये वाला जो क्षेत्र है, ये कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश मुख्य रूप से जाना जाता है कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के लिए, लेकिन
इसके पश्चिम में कुछ भाग विंध्यन क्रम की चट्टानों का भी है, और विंध्यन क्रम की चट्टानों में गोलकुंडा की खान है, जहां से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था, जहां से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों के बाद अगला हेडिंग है आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानें। अगला हेडिंग है आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से कहां पाई जाती हैं? गोंडवाना क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से नदी घाटियों में पाई जाती हैं। कहां पाई जाती? नदी घाटियों में। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये क्या है? पश्चिम बंगाल का क्षेत्र जो है, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, ये वाला पश्चिम बंगाल का क्षेत्र यहाँ सिक्किम तक चला गया है। ये जो क्षेत्र है, यहां से एक नदी निकलकर आती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी का नाम है दामोदर नदी। क्या नाम है? दामोदर नदी। ये दामोदर नदी घाटी है। नदी घाटी क्या होती है? जहां पर सहायक नदियां आकर मिलती हैं, ये दामोदर नदी घाटी है। सहायक नदियां, जो नदी का जल ग्रहण क्षेत्र होता है उसे नदी घाटी बोला जाता है। तो ये दामोदर नदी घाटी के आसपास का जो क्षेत्र है, ये दामोदर नदी घाटी का क्षेत्र है। ये महानदी घाटी का क्षेत्र है। दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी। ये गोदावरी नदी घाटी का क्षेत्र है, ये महानदी घाटी का क्षेत्र है, और ये दामोदर नदी घाटी का क्षेत्र। दामोदर नदी को किसका शोक बोला जाता है? कौन से राज्य में दामोदर नदी को शोक बोला जाता है? बंगाल का शोक बोला जाता है दामोदर को। तो दामोदर नदी घाटी के आसपास का जो क्षेत्र है, उसके बाद महानदी घाटी के आसपास का जो क्षेत्र है, और उसके बाद गोदावरी नदी घाटी के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पर मुख्य रूप से गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानों की क्या मुख्य विशेषता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में बिटुमिनस कोयला बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सा कोयला? बिटुमिनस कोयला। इधर लिख देते हैं, बिटुमिनस कोयला। ये दूसरे नंबर का सर्वश्रेष्ठ कोयला है। दूसरे नंबर का सर्वश्रेष्ठ कोयला। सबसे पहले नंबर का जो श्रेष्ठ कोयला है, सर्वश्रेष्ठ कोयला, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट। भारत में एंथ्रेसाइट कोयला ना के बराबर पाया जाता है। जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में एंथ्रेसाइट कोयला अल्प मात्रा में मिलता है। जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में एंथ्रेसाइट कोयला अल्प मात्रा में मिलता है। बाकी जो भारत में 98% कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस टाइप का कोयला होता है, और बिटुमिनस एंथ्रेसाइट के बाद दूसरी कैटेगरी का सबसे अच्छा कोयला है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों की मुख्य विशेषता है कि इसमें बिटुमिनस टाइप का कोयला बहुतायत से मिलता है। मुख्य रूप से जो कोयला का उत्खनन किया जाता है वो दो जगहों से किया जाता है, झारखंड और छत्तीसगढ़। झारखंड पहले नंबर पर है कोयला के संचित भंडार और उत्खनन के मामले में, और छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर। ये क्रम ऊपर नीचे होता रहता है, हर साल ये क्रम बदलता रहता है, कभी छत्तीसगढ़, कभी झारखंड, कभी ओडिशा। वैसे तो दो क्षेत्रों में कोयला बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा 3 और क्षेत्रों में कोयला पाया जाता है। मुख्यतः 5 राज्यों में कोयला पाया जाता है, और मुख्यतः 5 राज्यों में गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार है। तो वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? बिहार से अलग हुआ है झारखंड। झारखंड के साइड में है ओडिशा और पश्चिम बंगाल। झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल और दक्षिण पूर्व में है ओडिशा। तो झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उसके बाद ओडिशा हो गया। ओडिशा के नीचे है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के पश्चिम में है छत्तीसगढ़, जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। मध्य प्रदेश से अलग हुआ है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के पूर्व में है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के उत्तर में है ओडिशा, ओडिशा के उत्तर में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के पश्चिम में झारखंड। तो मुख्यतः 5 राज्यों में गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार है। और क्या मुख्य विशेषता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद लास्ट है आपका दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप क्या है? इसे दक्कन चट्टानें भी बोला जाता है। दक्कन का जो एरिया है, दक्कन का पठार भी आपने सुना होगा, मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाया जाता है? देखिए, गुजरात यहां तक चला आया है, यहां तक। तो गुजरात, थोड़ा सा गुजरात का भाग शामिल है, नीचे महाराष्ट्र का भाग शामिल है,
और इधर मध्य प्रदेश का थोड़ा सा भाग शामिल है, ये मध्य प्रदेश का भाग है इतना, बाकी इधर महाराष्ट्र का भाग है। तो दक्कन ट्रैप की जो चट्टानें पाई जाती हैं मुख्यतः 3 राज्यों में पाई जाती हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। लगभग 70% भाग दक्कन ट्रैप का महाराष्ट्र में पाया जाता है। दक्कन ट्रैप में काली मिट्टी पाई जाती है, ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। काली मिट्टी का क्षेत्र क्यों है? भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार किसी टाइम में ये अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था, किसी टाइम में अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था। पृथ्वी के नीचे जो जमीन की सतह है पूरा एक गोला होता है, जैसे पृथ्वी एक गोले के रूप में, ऐसे करके एक गोले के रूप में है पृथ्वी। इस गोले के नीचे, गोले के अंदर 200 किलोमीटर के अंदर भाग में, मतलब पृथ्वी ये है और 200 किलोमीटर भाग मतलब इतना, 200 किलोमीटर अंदर भाग में पृथ्वी के नीचे चट्टानें पाई जाती हैं। चट्टानें मुख्यतः जितने भी भारत इस पृथ्वी पर महासागर, 5 महासागर और 7 महाद्वीप, इन चट्टानों पर ही बसे हुए हैं। इन चट्टानों पर ही 5 महासागर और 7 महाद्वीप बसे हुए हैं। तो पृथ्वी के नीचे चट्टानें या प्लेटें पाई जाती हैं। प्लेटें, वो प्लेटें स्थिर नहीं है, प्लेटें गति कर रही हैं। इसको आप पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। जब मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होती है और कितने भागों में प्लेटें बटी हुई हैं। तो प्लेटों के ऊपर महासागर और महाद्वीप बसे हुए हैं। ये प्लेटें आपस में गति कर रही हैं। गति किस तरह से कर रही हैं? कुछ प्लेटें दूर जा रही हैं एक दूसरे से और कुछ प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं। आप खुद सोचिए, जब कोई प्लेट एक दूसरे से दूर जाएगी तो कोई ना कोई प्लेट ऐसी होगी जो उसके पास में भी आ रही होगी। तो प्लेटें आपस में गति कर रही हैं। प्लेटों के आपस में गति करने के कारण इन जो चट्टानी भाग है इसमें भ्रंश पड़ जाते हैं। भ्रंश पड़ जाते हैं मतलब इनका जो सतह होती है वो नीचे की तरफ दब जाती है, सतह नीचे की तरफ दब जाती है और ये चट्टानें टूट जाती हैं। तो भारत जो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, ये वाला भाग पूरा प्रायद्वीपीय भारत का, यहां से इतना पूरा भाग जो प्रायद्वीपीय भारत का है, ये किसी टाइम में अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। प्लेटों की गति करने के कारण इस चट्टानी भाग में दरार पड़ गई और ये भाग अफ्रीका महाद्वीप से अलग हो गया। अगर आप भारत का ये वाला जो सीन निकला हुआ है पीछे की तरफ, मतलब पश्चिम की तरफ, इस भाग को अगर आप देखेंगे और जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हॉर्न ऑफ अफ्रीका देखेंगे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का जो पूर्वी सिरा है इस तरह से निकला हुआ है। यहाँ पर 3 देश बसे हुए हैं, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया। सोमालिया, जिबूती और इथोपिया। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 3 देश बसे हुए हैं। इस भाग को जब आप भारत के यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग पूरी तरह से इसमें फिट हो जाएगा। ये बात प्रूव करती है कि भारत पहले अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। एक समय ऐसा आया जब प्लेटों की गति करने के कारण इस भाग में दरार पड़ गई और ये भाग अफ्रीका से अलग हो गया। जैसे ही भाग अलग हुआ तो पृथ्वी के नीचे क्या दबा हुआ है? लावा दबा हुआ है। ठीक है, लावा, ज्वालामुखी फटता है। जब कोई भी भाग अलग होता है तो ज्वालामुखी फटता है। तो ज्वालामुखी क्रिया के पश्चात जो मिट्टी बाहर निकली वो इस क्षेत्र में फैल गई। गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्र में फैल गई और यही ज्वालामुखी जब फटा तो अफ्रीका में भी फैला था। तो इस तरह से ज्वालामुखी ऐसे फैलता है, ऐसे, इस तरह से लावा निकलता है, इस तरह से फैलता है। तो भारत में भी कुछ फैल गया और कुछ अफ्रीका में फैल गया, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, सोमालिया के पास का इलाका। तो वो लावा के ठंडे होने से इस काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। उस लावा के ठंडे होने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। और काली मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। 70 से 75% भाग दक्कन ट्रैप का महाराष्ट्र में पाया जाता है। थोड़ा थोड़ा भाग गुजरात और मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। काली मिट्टी में कौन सी फसल सबसे ज्यादा की जाती है? कपास सबसे ज्यादा उगाई जाती है, कपास। दलदली मिट्टी भी कहा जाता है इसे, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जब बरसात होती है तो सूखने के बाद इसमें दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बरसात होने के बाद जब मिट्टी सूख जाती है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं, इसका मतलब मिट्टी की स्वयं ही जुताई हो जाती है और मिट्टी चिपचिपी हो जाती है, इसलिए इसे दलदली मिट्टी,
चिपचिपी मिट्टी, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, कई नाम दिए गए हैं। मुख्यतः कपास के उत्पादन के लिए ये क्षेत्र प्रमुख है। तो आपने देखा कि भारत में मुख्यतः 6 तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। इन 6 तरह की चट्टानों में और कौन कौन से खनिज, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और पेट्रोलियम खनिज मिलते हैं, उसको हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। आपको इस वीडियो से अध्ययन कराने का सिर्फ इतना सा मकसद था कि आपको चट्टानों के बारे में जानकारी हो जाए कि किस राज्य में किस क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अगर आप एक बार इन चट्टानों को जान जाएंगे और आप ये जान जाएंगे कि कौन से खनिज किस तरह की चट्टानों में पाए जाते हैं, तो यकीन मानिए आपको उन राज्यों के नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही उन क्षेत्रों के नाम याद करने की जरूरत पड़ेगी जहां पर धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज या फिर पेट्रोलियम खनिज पाए जाते हैं। ये जो गंगा नदी घाटी है, इसका निर्माण बहुत बाद में हुआ है। जो प्रायद्वीपीय भारत है ये बहुत प्राचीन है, क्योंकि अफ्रीका से अलग होकर इधर को बहता हुआ आया है। कॉन्टिनेंट जितने भी हैं वो सारे गति कर रहे हैं, लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर ये उत्तर की तरफ बढ़ जाता है भारत। आपने सुना भी होगा कि हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन जब हम हिमालय पढ़ेंगे, और इस वीडियो के पूरा होने के बाद अगले जो वीडियो आएगा वो हिमालय की शुरुआत होगी। हिमालय का किस तरह से निर्माण हुआ है, हिमालय का कहां तक विस्तार है, कितना विस्तार है, उसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो अब आपने अगर मेरा साथ पकड़ा है, अगर आप भारत के विषय में, भूगोल में, सामाजिक विषय में पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस साथ को बनाए रखिएगा, इस साथ को छोड़िएगा मत। भूगोल के साथ साथ, ज्योग्राफी के साथ साथ मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस भी पूरा कवर कराऊंगा। लेकिन अभी जब मैंने भूगोल को, ज्योग्राफी को स्टार्ट किया है, तो इसके पहले 8-10 चैप्टर कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को स्टार्ट कराऊंगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, कुछ लोगों की क्वेरी मेरे पास आई है, कुछ लोगों की क्वेरी आई है कि ईवीएस कब कराएंगे। देखिए, ईवीएस कोई अलग से पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं था। अगर यकीन माने आप मेरी बात का, तो अभी भी नहीं है। मुख्य रूप से ईवीएस क्या है, उसमें 60% से अधिक भाग इंडियन ज्योग्राफी का है, 60% से अधिक भाग ज्योग्राफी का। बचा हुआ जो 40% भाग है वो बायोलॉजी का है। अगर आप मेरे साथ साथ ज्योग्राफी और बायोलॉजी पूरा पढ़ लेते हैं तो ईवीएस में आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ज्योग्राफी और बायोलॉजी अगर आप मेरे साथ पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको ईवीएस में कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ईवीएस इस तरह से, जैसे मारुति 800 और मारुति ऑल्टो को मिलाकर ऑल्टो 800 बना दी, मतलब दाम में कम और काम में दम। इसी तरह से ईवीएस ज्योग्राफी और बायोलॉजी के कुछ चैप्टर को मिक्स करके ईवीएस बना दिया। वही चैप्टर आप देखते हैं ईवीएस में कि ज्योग्राफी में भी पढ़ाए जाते हैं, वही ईवीएस में पढ़ाए जाते हैं। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो बायोलॉजी में भी पढ़ाए जाते हैं और ईवीएस में भी पढ़ाए जाते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मैथ भी, साथ साथ मैथ भी, ये सारे सब्जेक्ट में कवर कराऊंगा आपके इसी चैनल पर, फ्यूचर टीचर में। इसी तरह बने रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और खुश रखिए। नमस्कार।